ये आपका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल सारावत कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा ये ऋग वैदिक काल के बारे में, वैदिक सभ्यता हमने स्टार्ट कर रखी है इस टाइम पर। ये ऋग वैदिक सभ्यता पढ़ ली हमने पिछले उसमें वीडियो में, जिसमें हमने वेदों के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, जिस हद तक ये क्वेश्चन डाल सकता है पेपर बनाने वाला, उस हद तक हमने हर संभव क्वेश्चन डाले दोस्तों। उसमें मोस्टली चांस है ये 99% उससे बाहर क्वेश्चन शायद ही आपको देखने को मिले। तो उसी के बेस पर आ जाइए। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, किस हद तक जा सकता है, उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं एक बार। तो जैसा कि मैंने बताया था, वैदिक सभ्यता में आर्य आए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अब आर्य वाई डिस्कस आ गया दोस्तों। तो आर्य आए थे इंडिया में, तो इसके बारे में क्वेश्चन सबसे पहले क्या कहते हैं, आर्य कहाँ से आए। सबसे पहले आर्य कहाँ से आए, तो इसके बारे में क्वेश्चन आता है दोस्तों, आर्य मध्य एशिया से आए। ये किसने कहा था, मैक्स मुलर ने। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ये, मतलब एक तो वैसे पूछ लेगा आर्य भारत में कहाँ से आए, तो एक इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, ऑप्शन में आ जाएगा आर्य मध्य एशिया से आए, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर मध्य एशिया ऑप्शन में ना हो ये, तो पंजाब है अफगानिस्तान से। तो ये भी है दोस्तों, जैसे हमारा पश्चिमी पंजाब हो गया ये, और ये पूर्वी अफगानिस्तान हो गया, उस साइड से हमारे आर्य आए थे इंडिया में। ये मतलब वहां पर थी उनकी लोकेशन है, तो इसलिए पंजाब अफगानिस्तान भी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मध्य एशिया से जैसे क्वेश्चन आ जाएगा, कैसे भी घुमा फिरा के दे देगा, आर्य इंडिया में मध्य एशिया से आए, यह किसका कथन है। तो दोस्तों ये कथन है मैक्स मुलर का। ठीक है, और मतलब आर्य कहां से आए, पश्चिमी पंजाब व पूर्वी अफगानिस्तान। तो ये लोकेशन होगी दोस्तों इंडिया में आने के आर्यों की। और एक और क्वेश्चन बढ़ता है दोस्तों, क्या पूछता है पेपर बनाने वाला कि जो भारत पर पहला आक्रमण है वह किसके द्वारा किया गया। दोस्तों, भारत पर पहला आक्रमण सबसे पहले आर्यों ने किया था। ठीक है, भारत पर पहला आक्रमण आर्यों के द्वारा किया गया था। नोट करते चलना दोस्तों, साथ के साथ अपने सारे पहले एक बार सुन लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद एक बार वीडियो को पॉज करके अपना सारे के सारे एक नोट्स बना लेना अच्छे तरीके से, जो कि बाद में बहुत काम आने वाले हैं आपके। तो एक क्वेश्चन आर्यों से ये होगा दोस्तों, भारत पर पहला आक्रमण किसने किया था, आर्यों ने किया था दोस्तों। तो एक क्वेश्चन हो गया, आर्यों की भाषा क्या थी, किस भाषा का यूज करते थे वो। दोस्तों, आर्य संस्कृत भाषा का यूज करते थे। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है, आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था। आर्य किस पशु को ज्यादा प्रिय करते थे, घोड़ा था दोस्तों उनका सबसे प्रिय पशु। डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, पूछेगा बार बार वही क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों। ये मैं गारंटी देता हूँ आपको, बार बार वही क्वेश्चन पूछेगा। ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। जो जिस हद तक जा सकता है पेपर बनाने वाला, उस हद तक मैं आपको पहले ही लेके चलूंगा। तो आर्यों का प्रिय पशु कौन सा हो गया, घोड़ा हो गया दोस्तों आर्यों का प्रिय पशु। ठीक है, और ये जो एक तो आर्य थे और दूसरे कौन से बच गए उस टाइम पे, जो आर्य नहीं थे उनको अनार्य बोल देते हैं। तो आर्य और अनार्यों के बीच में युद्ध हुआ था दोस्तों उस टाइम पे। तो इससे ये क्वेश्चन बन जाता है, जो आर्य और अनार्यों के बीच में युद्ध हुआ, उसमें आर्यों के जीतने का मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण उनका दोस्तों यही था, वो सबसे प्रिय पशु उनका घोड़ा था, और घोड़े का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं दोस्तों वो, और युद्ध में भी उन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया था घोड़े का। तो इसी कारण आर्यों की जीत हुई थी उसमें, आर्य और अनार्य जो युद्ध हुआ था उसमें। तो एक क्वेश्चन पहले मतलब पूछा हुआ है ये क्वेश्चन दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। एक पूछ लेता है, जो आर्य आए थे इंडिया में, उनका मतलब मुख्य धंधा, मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों, ये कृषि पर डिपेंड रहते थे। मतलब जो उस टाइम की आर्यों के टाइम पे जो सभ्यता थी किस तरीके की थी, जैसे सिंधु सभ्यता के बारे में हमने पहले पढ़ा है वीडियो में। तो सिंधु सभ्यता तो कैसी थी, सिंधु सभ्यता शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता। और जो वैदिक सभ्यता चल रही दोस्तों, ये सारी की सारी ग्रामीण सभ्यता है। और ग्रामीण सभ्यता है दोस्तों, तो उनका मुख्य व्यवसाय आर्यों का था कृषि और पशुपालन, इसी पर डिपेंड रहते थे दोस्तों आर्य। उनका मुख्य धंधा था कृषि और पशुपालन। अब बात करते हैं दोस्तों उनके प्रिय देवता की। किस देवता को अपना सबसे प्रिय देवता मानते थे आर्य। आर्य इंद्र देव को सबसे प्रिय देवता मानते थे दोस्तों। कौन सा होगा उनका सबसे प्रिय देवता, इंद्र। और आर्यों ने एक धातु खोजी, उसका क्या नाम था, लोहा। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। और किस तरीके से,
जैसे मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में भी दे देगा। उस समय तो आप जैसा मैंने बता दिया था पहले, उस समय कौन सी धातु हुई थी, वो थी जैसे तांबा, लोहा, टीन, शीशा, ये सोना, चांदी। सिंधु घाटी सभ्यता में इस तरीके की धातुएं होगी थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में आपको एक ऑप्शन दे देगा लोहा, लोहा ऑप्शन देगा दोस्तों। बार बार पूछता है ये क्वेश्चन है, तो पूछ लेगा कि इनमें कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता में मतलब कौन सी धातु शामिल थी, इसमें किससे ज्ञात थे वो, मतलब किसके बारे में जानते थे, इनमें से किस धातु के बारे में। तो उस टाइम पे लोहे के बारे में नहीं जानते थे दोस्तों। तो लोहे के बारे में जानकारी दोस्तों आर्यों के टाइम में मिली। और आर्यों के टाइम में भी, ऋग्वैदिक काल में भी नहीं, उत्तरवैदिक काल के समय में दोस्तों उनको जानकारी मिली थी। ठीक है, तो लोहे की जानकारी आई उत्तरवैदिक काल में दोस्तों। तो इसलिए आर्यों ने किस धातु की खोज की थी, लोहे की खोज की थी दोस्तों। और एक क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, सिंपल से बेसिक से फैक्ट वाइज क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो आर्यों का मुख्य पेय रस कौन सा है, मुख्य पेय रस कौन सा है, सोमरस दोस्तों। आर्यों का मुख्य पेय रस है सोमरस। तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये जैसे मतलब युद्ध के लिए एक वर्ड का यूज करते थे वो, जिसका नाम क्या था, गविष्टि। और गविष्टि का मतलब क्या होता है, गायों की खोज। तो उस टाइम पे गायें मतलब काफी प्रिय होती थी ये उनकी आर्यों के टाइम में। जैसे इससे गाय से संबंधित एक क्वेश्चन ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम में भी आता है। तो उसमें क्या पूछता है, जैसे पशुओं के नाम दे देगा कुछ, उस वीडियो में मैंने बता भी रखा है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में किस किस पशुओं का जिक्र किया गया है। तो उसमें एक वर्ड आपको गाय दे देगा कि गाय से भी वो मतलब गाय की भी जानकारी थी। उस टाइम पे गाय पशु भी था, लेकिन उस टाइम पे नहीं था दोस्तों वो। इसी क्वेश्चन में बच्चे गलती करते हैं, ये थोड़े थोड़े माइंड में कंफ्यूजन रहते हैं। गाय दोस्तों आर्यों के टाइम में आई थी। आर्य पसंद करते थे गाय को, आर्य रखते थे गाय को दोस्तों। और गायों के लिए आर्यों के टाइम में युद्ध भी काफी सारे हुए थे। तो ये क्वेश्चन आता है, तो युद्ध के लिए आर्य किस शब्द का प्रयोग करते थे, युद्ध के लिए दोस्तों गविष्टि शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका मीनिंग होता है दोस्तों गायों की खोज। तो भाई इससे आगे पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसी में मतलब जो उपनिषदों के बारे में। हमें कुछ वर्ड पढ़ेंगे, जैसे उपनिषद हो गया, पुराणों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ दर्शन हो गए, ये दर्शनों के बारे में। और स्मृति होगी हमारी, जैसे मनुस्मृति सुना होगा नाम कुछ। तो इस तरीके से उपनिषदों के बारे में पढ़ेंगे, इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसका अर्थ पूछता है, बहुत बार पूछा हुआ है, एक बार नहीं। तो उपनिषदों का क्या अर्थ है, उपनिषद का अर्थ होता है दोस्तों समीप बैठना। मतलब कोई भी अच्छी चीज ग्रहण करने के लिए या कुछ भी मतलब बढ़िया चीज ग्रहण करने के लिए, जैसे ऋषि मुनि हो गए, मुनियों के समीप बैठना, कुछ प्राप्त करना। तो इस तरीके से ये उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। डायरेक्ट आपको ऐसे ही यार मिलता है क्वेश्चन। तो ये हो गया दोस्तों उपनिषद का अर्थ है हमारा। ठीक है, तो इसके बाद उपनिषद में कौन कौन से उपनिषद आते हैं जो इम्पोर्टेंट है कुछ है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। और भी ज्यादा जिस हद तक पूछ सकता है उसके बारे में खोल करे, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में जिक्र करेंगे दोस्तों। तो एक आता है मुंडकोपनिषद, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुंडकोपनिषद दोस्तों क्यों है, क्योंकि जो हमारा सत्यमेव जयते है दोस्तों, सत्यमेव जयते जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, तो कहां से लिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों इससे, हमारा सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया है। वो लिया गया दोस्तों मुंडकोपनिषद से। नाम याद रखना है, रट लो, दिमाग में बैठा लो। मुंडकोपनिषद से हमारा सत्यमेव जयते लिया गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है मुंडकोपनिषद से ही। क्वेश्चन क्या आएगा, डायरेक्ट यज्ञ की, जो हमारे यज्ञ होते हैं, जिसके जो हमने यजुर्वेद में पढ़ा, यजुर्वेद में शुरुआत हुई थी यज्ञों की और बलिदानों की। तो उसी प्रकार यज्ञ की तुलना एक टूटी हुई नाव से की गई है। यह मतलब कहां पर कहा गया है, किस में कहा गया है, मुंडकोपनिषद में कहा गया दोस्तों। ये बात भी, यज्ञ की तुलना एक टूटी हुई नाव से किस उपनिषद में की गई है, मुंडकोपनिषद में दोस्तों। एक ये काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। और एक आता दोस्तों इसकी संख्या, जैसे मैंने वेदों के बारे में बताया था, ऋग्वेद है, ऋग्वेद में आता है ये मतलब इसमें कितने मंडल हैं, डायरेक्ट पूछता है, इसमें 10 मंडल है भाई। और उपनिषद हो गए, उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या भाई 108 है। तो डायरेक्ट पूछेगा
उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 रट लियो। तो उसके बाद जैसे आगे पढ़ेंगे पुराणों के बारे में, कितने पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या भाई 18 है, उनके बारे में पढ़ेंगे 20 के बाद। जैसे वेदांग हो गए, वेदों के बारे में जो मतलब कंप्लीट डिटेल में नॉलेज लेने के लिए, कंप्लीट तरीके से समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई थी। तो डायरेक्ट पूछ लेगा वेदांगों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 6 है वेदांगों की संख्या। तो इस तरीके से बस ये कुछ पॉइंट है डायरेक्ट फैक्ट वाइज, मतलब उनकी संख्या कितनी है, वो कितने हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। और उपनिषदों में मुंडको उपनिषद इंपोर्टेंट है, सत्यमेव जयते क्योंकि यहीं से लिया गया है। और ये की तुलना टूटी हुई नाव से कहा की गई है मुंडको उपनिषद में। और उपनिषद का अर्थ क्या है दोस्तों? जैसे पूछता है समीप बैठना, ठीक है। तो उपनिषदों को हमें किस रूप में जानते हैं दोस्तों? जो हमारे वेद थे, वेदों के अंत के रूप में जानते हैं दोस्तों उपनिषदों को। जैसे जैसे उपनिषद आते गए वेदों का अंत होता चला गया दोस्तों। कहने का मतलब डायरेक्ट पूछ लेगा ये उपनिषदों को किस रूप में जाना जाता है? उपनिषदों को वेदांतों के रूप में जाना जाता है, मतलब वेदों का अंत है। तो ये होगा दोस्तों, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये, फिर भी 50-50 चांस है इसके आने के, अपने याद कर लेना। एक दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, पहले वाले पेपरों में, याद नहीं कौन से किस पेपर में आया था, पूछा गया था ये क्वेश्चन है। तो ये आश्रमों से रिलेटेड है दोस्तों। जैसे हमारा कर्म होता है, जैसे पहले ये होते थे सन्यासी होते थे, मतलब कैसे कैसे करते थे। सबसे पहले तो मतलब ब्रह्मचर्य धारण करते थे या फिर गृहस्थ करते थे, उसके बाद वनों में जाते थे रहने के लिए, फिर सन्यासी बनते थे। तो मतलब इस तरीके का कुछ कर्म है, उसको आश्रमों का नाम दिया गया, आश्रमों का कर्म दोस्तों। तो ये क्रम ध्यान में रखना है आपको, सेम ऐसे का ऐसे क्रम मिलेगा दोस्तों। तो ये जैसे क्वेश्चन दे देगा इनमें से कौन सा क्रम सही है आश्रमों का, जैसे इनको आगे पीछे करके दे देगा ऑप्शन में आपको कि कौन सा है। तो उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले आएगा आश्रम ब्रह्मचर्य, ठीक है। ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ जीवन, वन में जाकर प्रस्थान करेंगे, गृहस्थी होंगे। तो उसके बाद सन्यासी बनेंगे। तो ये क्रम आपको दोस्तों माइंड में बिठा लो इसको, पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, और फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यासी बनेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से क्रम हो गया। और एक और बात है दोस्तों, जो भी आश्रमों का जैसे जिक्र किया है, सबसे पहले इनका जिक्र ही कहाँ पर किया गया था? सबसे पहले इनका जिक्र ही छांदोग्य उपनिषद में किया गया था दोस्तों। यहाँ तो जैसे इनकी सीरीज बता दी, ऐसे ऐसे आएंगे आश्रमों का जिक्र ही, आश्रम भी हो सकते हैं ऐसे ऐसे शुरुआत करके। इनका वर्णन सबसे पहले, आश्रमों का वर्णन सबसे पहले छांदोग्य उपनिषद में किया गया था दोस्तों। और एक और इम्पोर्टेंट, जैसे जो ये इनकी सीरीज है चारों की, चारों आश्रमों का वर्णन, इन चारों आश्रमों का वर्णन किस उपनिषद में किया गया दोस्तों? ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, याद रखना। इन चारों आश्रमों का उपनिषद, चारों आश्रमों का वर्णन किस में किया गया है? जाबालो उपनिषद में, जाबालो उपनिषद में। याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आया होगा पहले भी। तो इस तरीके से आप क्या हो गए, आपका आश्रमों का क्रम हो गया, और चारों आश्रमों का वर्णन जाबालो उपनिषद में किया गया है। और आश्रमों का वर्णन, आश्रमों का जिक्र ही सबसे पहले किस उपनिषद में? छांदोग्य उपनिषद में। और उपनिषदों को वेदांतों के रूप में जाना जाता है। और मुंडको उपनिषद से क्या क्या लिया गया उसके बारे में बता दिया, अर्थ क्या होता है और कितने हैं ये। तो इनका ये हो गया। अब इससे आगे पढ़ते हैं दोस्तों पुराणों के बारे में। तो दोस्तों इससे आगे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार उनके बारे में और डिटेल से देख लो थोड़ा, जिस हद तक जा सकता है पेपर बनाने वाला, उसकी हद तक ले जाऊंगा दोस्तों आपको, ये मेरी गारंटी है। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं दूंगा, ना एक्स्ट्रा कराऊंगा ना कम कराऊंगा, लेकिन इतने कम टाइम में आपका बेहतरीन से बेहतरीन सिलेबस कराऊंगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। तो पुराणों के बारे में देख लेते हैं, पुराने से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और क्या क्या पूछेगा। तो ये सबसे पहले तो ये हमारे पुराणों की संख्या, जैसा मैंने पहले बताया था कुछ देर पहले, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 होगी हमारी। नोट करते चलना, बाद में एक बार बताने के बाद वीडियो को पॉज करके। पुराणों की संख्या 18 होगी हमारे। और भारतीय, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, भारतीय जो ऐतिहासिक कथाएं हैं उनका सबसे अच्छा विवरण सबसे अच्छे तरीके से किसमें बताया गया है दोस्तों? भारतीय ऐतिहासिक कथाओं को सबसे अच्छे तरीके से पुराणों में बताया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा, तो ये हो गया हमारा, ठीक। और एक क्वेश्चन जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे प्राचीन पुराण, सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना पुराण कौन सा है? वो है दोस्तों मत्स्य पुराण।
ये हो गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सबसे सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। और एक जो सबसे स्टार्टिंग कराएगा जो पुराण है हमारे, जिसके बारे में पढ़ना शुरू किया, इसकी रचना किसने की, पुराणों के रचयिता कौन है, वो है दोस्तों लोमहर्ष। लोमहर्ष व उसका पुत्र था कि उग्र सर्वा नाम था जिसका, ये देख लो दोस्तों, लोमहर्ष व उसका पुत्र उग्र सर्वा। ठीक है, पुराणों के रचयिता ये थे, इन्होंने इसकी रचना की थी। इसके बाद दोस्तों ये जैसे पुराणों की जैसे आगे आने वाले वंश है, ये जैसे गुप्त वंश हो गए, ये हमारे आंध्र सातवाहन वंश, मौर्य वंश, ये सुना होगा थोड़ा थोड़ा नाम है ये पहले क्लासों में। तो ये जैसे पुराणों का नाम आएगा, जैसे पुराण हो गए ये कि आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे, जैसे उपनिषद, मुंडकोपनिषद, जबालोपनिषद, इस तरीके से डिवाइड हो गए। तो पुराणों के भी आगे इस तरीके से नाम है, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, जैसे बता दिया सबसे प्राचीनतम पुराण हो गया मत्स्य पुराण। तो विष्णु पुराण, वायु पुराण। तो विष्णु पुराण का संबंध किस वंश से है, विष्णु पुराण का संबंध दोस्तों मौर्य वंश से संबंधित है विष्णु पुराण, पेपर में आएगा दोस्तों। और आगे आने वाले इसे मौर्य वंश का भी अब जिक्र करेंगे, अंदर सातवाहन वंश, सारे वंश पढ़ेंगे दोस्तों, धीरे धीरे आगे पहुंचने वाले उनके पास। तो विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है, मौर्य वंश से। और मत्स्य पुराण हमारा किससे संबंधित है, अंदर सातवाहन वंश से। और वायु पुराण किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश से। जैसे याद रखने का तरीका, मत्स्य पुराण, मत्स्य मतलब मछली, समझ लो मछली पानी से बाहर आएगी तो क्या होगी, इसी तरह तड़फेगी, जैसे उसको कुछ दिखता नहीं, आंधी होगी बिल्कुल। तो मतलब आंध्र वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र वंश से संबंधित है। और वायु पुराण हवा में उड़ गया, बिल्कुल गायब हो गया, गुप्त हो गया, दिख ही नहीं रहा। तो वायु पुराण किससे संबंधित है, गुप्त वंश से। और विष्णु पुराण, विष्णु का याद रख लेना, विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित हो गया। ठीक है, तो उसके बाद एक स्मृति आती है दोस्तों। स्मृति जो एक ग्रंथ है, जो कि मैंने पहले भी चर्चा की थी कुछ देर पहले। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, क्वेश्चन आएगा दोस्तों, 100 के 100 आएगा, बहुत बार पूछा जाता है और कई तरीके से घुमा के पूछा जाएगा दोस्तों। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, मनुस्मृति हमारी। ठीक है, और मनुस्मृति के कैसे क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, जो मनुस्मृति है हमारी, मनुस्मृति का क्या है, मनुस्मृति जो एक कानून की किताब है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। मनुस्मृति क्या है कि हिंदू शास्त्र है, ये मतलब हिंदुओं की कानून की किताब है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति का क्या अर्थ है। तो कानून की किताब और कुछ नहीं है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ लेगा मनुस्मृति से। और सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति हो गया। और उसके बाद ये बाकी हमारा हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एक और एडिंग की। जैसे इससे क्वेश्चन पूछता है, ये शतपथ ब्राह्मण है, एक मतलब ये ब्राह्मणों में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये जैसे ये हो गए उपनिषद हो गए, वैसे ही ब्राह्मण है, उपनिषद, ब्राह्मण है, अर्ण के, जैसे इस तरीके से कुछ वर्डिंग है हमारी वेदों के टाइम की, आर्यों के टाइम की। तो इसी तरीके से एक शतपथ ब्राह्मण हो गया, एक जो ब्राह्मण ग्रंथ है। सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, कौन सा हो गया, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ सबसे प्रसिद्ध। और उसमें एक और क्वेश्चन आएगा इससे, जो बार बार पूछा जाता है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, कहां पर, किसमें कहा गया, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहां पर कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया दोस्तों। तो ये क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इससे आगे हम पढ़ते हैं थोड़ी और पॉइंट, जिस हद तक और आगे पूछ सकता है पेपर बनाने वाला। ठीक है, तो गार्गी संहिता से क्वेश्चन आता है दोस्तों। गार्गी संहिता क्या है, तो मतलब ये गार्गी संहिता क्या है, एक तो इसमें क्वेश्चन आता है, ये भारत पर यवनों का आक्रमण है, भारत पर यवनों के आक्रमण का वर्णन कहाँ पर किया गया दोस्तों, वो किया गया गार्गी संहिता में। ठीक है, यह एक ज्योतिष ग्रंथ है दोस्तों, ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। क्या है गार्गी संहिता, एक ज्योतिष ग्रंथ है। ये नहीं पूछेगा आपसे, पूछेगा ये क्वेश्चन इससे, भारत पर यवनों के आक्रमण का वर्णन, यवनों ने भारत पर आक्रमण किया था, वो कहां पर इसका जिक्र किया गया है, गार्गी संहिता में। और गार्गी संहिता दोस्तों पूछ लेगा किसके द्वारा रचित की गई थी, किसकी रचना है गार्गी संहिता। गार्गी संहिता दोस्तों कात्यायन द्वारा। ठीक है, तो गार्गी संहिता कात्यायन ने लिखी थी दोस्तों। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछेगा, गार्गी संहिता से ये हो गया। फिर एक आता दोस्तों, मतलब स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति में कहा मिली है,
स्त्रियों की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कहां पर दिखाई गई है दोस्तों? मैत्रेयी संहिता में। कहां पर दोस्तों? मैत्रेयी संहिता। नोट कर लेना बाद में इसको। मैत्रेयी संहिता में दोस्तों स्त्रियों की सबसे गिरी हुई स्थिति दिखाई गई है। उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आते हैं दोस्तों। वैसे तो वेरी इंपॉर्टेंट है सारे, एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है। जिसका आपको बस रिवाइज करना है, कुछ मतलब 50% लेके चलना, वो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। लेकिन जो छोड़ना नहीं है वो 100% पूछेगा। इस खुशकिस्मत समझो इस पेपर में पूछ ले। इस पेपर में नहीं तो जीके में कहीं से भी कभी कोई से पेपर में तो पूछे ही पूछेगा। 100% गारंटी लिखवा लो जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये संस्कृत में ऐतिहासिक घटना लिखने का पहला प्रयास, संस्कृत में कोई भी घटना लिखने का पहला प्रयास किसने किया था? कल्याण ने किया था दोस्तों। और कल्याण ने क्या लिखी थी? क्वेश्चन आएगा। पहला तो मतलब किसने प्रयास किया? कल्याण ने। और दूसरा इससे ये आता है जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी के है कि बुक है, राजतरंगिणी किसकी रचना है? राजतरंगिणी किसने लिखी दोस्तों? कल्याण ने लिखी थी। और किसकी चर्चा इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन किया गया है। एक क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के दे देता पूछा गया पहले तो कश्मीर के इतिहास का वर्णन किसमें किया गया है? तो राजतरंगिणी में किया गया दोस्तों। और किसके द्वारा रचित है? कल्याण के द्वारा। इस तरीके से आपका दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया, कल्याण ने राजतरंगिणी और कश्मीर का इतिहास। और संस्कृत भाषा में व्याकरण की पहली किताब किसने लिखी? क्वेश्चन आएगा दोस्तों, डायरेक्ट आएगा, गारंटी है। संस्कृत भाषा में व्याकरण की पहली किताब किसने लिखी? व्याकरण की पहली किताब लिखी दोस्तों पाणिनि ने। पाणिनि द्वारा लिखी गई थी व्याकरण की पहली किताब। और नाम क्या था उसका? अष्टाध्यायी व्याकरण की पहली किताब थी, पाणिनि ने लिखी। और राजतरंगिणी कल्याण ने लिखी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया दोस्तों। एक आता है चचनामा। क्या है चचनामा में? किसके बारे में बताया गया है? चचनामा में दोस्तों अरब और जो अरबी थे और सिंध थे, अरब और सिंध के वीजा का वर्णन किया गया दोस्तों। डायरेक्ट पूछ लेगा अरब सिंध वीजा का वर्णन कहाँ पर किया गया, किस में किया गया दोस्तों? वो किया गया चचनामा में। और चचनामा किसके द्वारा लिखित है? अली अहमद ने लिखी थी दोस्तों चचनामा। ये आपको याद रखना है, सारे के सारे पॉइंट जितने भी बताए हैं। तो उसके बाद ये थोड़ा मोटा मोटा जिक्र कर लेते हैं दोस्तों इसको। मोटा मोटा नहीं, 100% है। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। और किस तरीके से पूछा गया है आपको जो पहले, अब तो नदियों के नाम आपको पता है, ये है रावी, सतलुज, व्यास नदी, झेलम नदी, इस तरीके से। तो पहले इनके नाम में प्राचीन नाम और कुछ होते थे दोस्तों। तो इस तरीके से उनके प्राचीन नाम दे देगा जैसे, या फिर और ये मॉडर्न नाम दे देगा और पूछ लेगा इस नदी का प्राचीन नाम क्या है। तो याद रखना दोस्तों, वितस्ता, झेलम नदी को पहले वितस्ता नदी बोलते थे, ठीक है। झेलम नदी को पहले वितस्ता नदी बोलते थे। और उसके बाद चिनाब नदी को दोस्तों पहले आस्किनी बोलते थे। जी जनाब और आस्की लड़ाओ। थोड़ा याद करने का तरीका, थोड़ा ये थोड़े बहुत ही हिंट होते हैं दोस्तों। चिनाब को आस्किनी, जी जनाब और आस्की लड़ाओ, आस्किनी हो गया। और वित्सता याद करनी है झेलम की, उसके लिए थोड़ा अपने अपने हिंट होते हैं यार थोड़े बहुत। वित्सता के लिए जैसे याद कर लो, वित्सता और सता, अब जेल, जो भी कुछ झेल रहा है, मेरे को सताया हुआ झेल रहा है, वित्सता और सता, अब जेल तो इसको, ठीक है। झेलम का हो गया, चिनाब का हो गया। पुरुषणी का याद कर लेना, रावी नदी है पुरुषणी का। तो ये हो गए। और सतलुज का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? सतुद्री। ये तो थोड़ा इससे मिल ही रहा, सत्य और सत्य, ये भी दोनों इसी से स्टार्ट हो रहे हैं, थोड़ा एडजस्ट सा हो रहा है। सतलुज नदी सतुद्री। और व्यास नदी का विपाशा, ये भी वैसे से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वैसे व्यास विपाशा, ठीक है। व्यासा विपाशा, कुछ इस तरीके का एडजस्ट कर लेना अपने आप में। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा, सतलुज का सतुद्री, रावी का पुरुषणी, चिनाब का आस्किनी, और उसका वो कर लेना दोस्तों। इसके आगे अब थोड़ा बहुत और बच गया इसमें। तो दोस्तों अभी ये वैदिक सभ्यता का छोटा सा पार्ट बच गया हमारा, इसको अभी क्लियर कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, महाकाव्य हमारे क्वेश्चन पूछता है महाकाव्य। इन महाकाव्यों में जो महाभारत और रामायण का जैसे हमने जिक्र कर लिया, तो इसी से एक क्वेश्चन और बनता दोस्तों, जो कि पूछा गया है पहले। तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कंबोडिया का ऐसा कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है
जिसमें रामायण व महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो आपको याद रखना है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर है जिसमें रामायण और महाभारत के चित्र दर्शाए गए हैं। और एक और है उसमें दोस्तों ये विष्णु की काफी 5 फुट की और कितनी काफी 5 फुट का है, सॉरी ये नहीं पता ध्यान है प्रॉपर है कितने फीट की, काफी लंबी मूर्ति है विष्णु की, उसमें जो वो भी लगाई गई है। तो याद रखना दोस्तों ये क्वेश्चन है पहले आया हुआ है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों दर्शन और उनके प्रवर्तक की, जो कि पेपर में आता है। दर्शन और उनके प्रवर्तक, जैसे हमारा योग हो गया, योग क्या है, एक दर्शन है। जैसे कुछ सांख्य दर्शन है, न्याय दर्शन है, इस तरीके से ये दर्शनों के नाम है कुछ दोस्तों। और उनके प्रवर्तक है मतलब ये उनके स्थापना करने वाले, मतलब उनमें आगे बढ़ाने वाले, उनको इस तरीके से। तो योग दर्शन हमारा डायरेक्ट पेपर में आता है, बिल्कुल 100% आता है दोस्तों। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि। इसका तो नॉर्मल सी थिंकिंग आपको पता होगा, याद हो जाएगा, योग पतंजलि से रिलेटेड है। तो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कपिल है। इसको याद करने का तरीका क्या करोगे, जैसे कपिल का शो है, काफी संख्या में दर्शक आते हैं ना कपिल के शो में। तो कपिल सांख्य दर्शन किससे रिलेटेड हुआ, काफी संख्या में दर्शक कपिल के शो में। तो सांख्य दर्शन कपिल से रिलेटेड, कपिल थे प्रवर्तक है। और न्याय दर्शन है गौतम से रिलेटेड दोस्तों। ये कैसे याद करोगे, जैसे गौतम बुद्ध थे, मतलब काफी महान है वो थे, इंसान है, काफी ज्ञान अर्जित किया था, निर्वाण की प्राप्ति की थी, मोक्ष की प्राप्ति ज्ञान अर्जित करके। तो हमेशा न्याय की तरफ, न्याय पे अडिग रहते थे, हमेशा न्याय वाली बातें करते थे सारी। कौन है, गौतम बुद्ध। तो बुद्ध को छोड़ दो, अभी गौतम को याद रख लो। तो न्याय दर्शन किससे संबंधित है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक है गौतम है। तो ये तीनों के तीनों और एक चौथा, ये काफी मोस्टली ये 4 इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो कि बार बार क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो अड़के में मत लेना इसको। एक पूर्व मीमांसा दर्शन है, इसको आप याद कर लेना। ये पूर्व मीमांसा की प्रवर्तक कौन है, जैमिनी। जैमिनी हो गए दोस्तों, ये हो गया। तो अब लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे दोस्तों जो आते हैं। जैसे हमने आर्यों के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ी, अब लास्ट बात एक आर्यों के बारे में तो होनी लाजमी बनती है। तो आर्य उत्तर भारत में थे मोस्टली, इनकी पंजाब मतलब नॉर्थ भारत में थे ज्यादातर ये आर्य। उसके बाद जो दक्षिण भारत में प्रसार किया इनका आर्यों ने, ये वो किसने किया, दक्षिण भारत में आर्यों का प्रसार किया गया दोस्तों ऋषि अगस्त्य ने। क्वेश्चन आता है दोस्तों डायरेक्ट, दक्षिण भारत में आर्यों का प्रसार किसके द्वारा किया गया, ऋषि अगस्त्य ने। और एक और था उनके साथ दोस्तों कौंडिन्य, ऋषि अगस्त्य व कौंडिन्य ने दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार किया था दोस्तों। और एक और क्वेश्चन आता है, जो दक्षिण भारत में आर्यों को संरक्षण मतलब किसकी सुरक्षा में रह कहने, किन शासकों की सुरक्षा में रह कहने में वहां पर प्रसार कर सके आर्यों का। तो ऋषि अगस्त्य थे जो भी आर्य गए वहां पर प्रसार करने आर्य संस्कृति का, उनको पांडेय शासकों ने, याद रखना दोस्तों क्वेश्चन आता है, पांडेय शासकों द्वारा उनको संरक्षण दिया गया था, सुरक्षा दी गई थी। तो एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रसार। एक लास्ट क्वेश्चन है वर्ण व्यवसाय। वर्ण व्यवसाय से रिलेटेड क्वेश्चन आता है दोस्तों, मतलब जो एक तो ऋग्वैदिक काल हो गया, एक उत्तरवैदिक काल है। उत्तरवैदिक काल में वर्ण व्यवसाय कैसे मतलब किस प्रकार थी ये बेस है, और उत्तरवैदिक में किस प्रकार है। तो वर्ण व्यवस्था का मतलब सिंपल सा होता है, जैसे कोई भी काम धंधे होते हैं उनको बांट देते हैं, जन्म के आधार पर बांट देंगे। तो वर्ण व्यवसाय को मतलब कोई ब्राह्मण है, कोई स्त्रीय है, जैसे ब्राह्मण का काम बांट दिया भाई ये जन्म के आधार पर, अगर जब ब्राह्मण में ये पैदा हो गया तो ये तेरा काम मतलब हवन वगैरह करना, ये मतलब ऐसे ऐसे काम करना। तो इस तरीके से शूद्र हो गए, जो निचली ये कास्ट के समझे गए, थोड़े ये माने गए, उनका काम नीचे के जो काम हो गए, जैसे अब आप समझ गए होगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब वर्ण व्यवसाय का मतलब समझ गए। तो क्वेश्चन आता दोस्तों और किस तरीके से आया है, जो उत्तरवैदिक काल में या ऋग्वैदिक काल में, दोनों में पूछा गया, अलग अलग क्वेश्चन है ये। इनमें वर्ण व्यवसाय किस पर आधारित थी। वर्ण व्यवसाय दोस्तों उत्तरवैदिक काल में याद रखना जन्म पर आधारित थी, और ऋग्वैदिक काल में श्रम पर आधारित थी। जो ज्यादा श्रम करेगा उसको किसी तरह काम दिया जाएगा, जो कम करेगा उसको किसी तरह का। तो इस तरीके जो ज्यादा कर सकता कम कर सकता उसके बेस पर काम बांटा जाता है दोस्तों। तो वर्ण व्यवसाय इस तरीके से विभाजित थी ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल में। और एक और दोस्तों सॉरी ये लास्ट रह गया,
ये हमारे दर्शन जो इम्पोर्टेंट है, ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कणाद। कणाद थे दोस्तों वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक। और ये उलूक भी बोल देते हैं इसको। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? कणाद को और उलूक को भारतीय परमाणुवाद का जनक कौन है? भारतीय परमाणुवाद का जनक दोस्तों है कणाद या उलूक बोल लो उसको। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों बार बार। तो इस तरीके से अब हमारी वैदिक सभ्यता खत्म हुई। थोड़ी ज्यादा लंबी वीडियो के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, एक से एक चीज, बेहतर से बेहतर चीज ये समझ लो आपको पकी हुई मिली है, बस आपको खाने की जरूरत है। तो थोड़ा बहुत टाइम, थोड़ा बहुत संयम तो आपको भी रखना होगा कुछ हासिल करना, तो जिसके लिए आप लगे हुए जी जान से मेहनत करके। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने जितने भी साथी हैं जो ये स्टडी ग्रुप में आपके जुड़े हुए हैं, अगर आपको अच्छी लगे कि उनके काम आ सकती है तो शेयर करना दोस्तों, और खूब शेयर करना। आगे से आगे उनको भी बोलना कि खूब शेयर करें इस वीडियो को। अगर आपको अच्छी लगी तो बेहतरीन काम आएगी आपको नोट्स बनाने इसके अच्छे से। तो अगर आप इस तरीके से बार बार से मतलब आगे से आगे शेयर करते रहोगे तो मेरा भी उत्साह बढ़ेगा दोस्तों, और अच्छे मनोबल के साथ आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।